Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गेम शो की भालो सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और दिवाली के इस स्पेशल धमाकेदार टॉपिक के साथ अब आपके सामने है। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो आर यू पीपल एक्साइटेड टू लर्न दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों पढ़ने वाले हैं? लेट मी टेल यू दिस। क्योंकि if you want to speak English, if you want to learn English in a correct way, in a correct manner, then what is the key to that thing? That is all about subject verb agreement. If you learn subject verb agreement correctly, then you can speak any sentence, write any sentence correctly. Okay, so are you ready? पढ़ते हैं इस एक्साइटिंग से टॉपिक को। एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि ये हमारा इंग्लिश का बेस होने वाला है और सारी चीज़ें हमको बनने वाली हैं। ठीक है, सो आप सभी का स्वागत है दिवाली की फुलझड़ी और पटाखों के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। छोटी सी एक स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी वो सुने ताकि लाइफ में उस चीज़ का आपको भी वैल्यू पता चले। सो एक टाइम की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक मूर्तिकार दिखता है ना, जो मूर्तियां बनाता है। गुरुजी के मन में थोड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने कहा कि यार यहाँ कोई सामने बैठा नहीं, किसको देख के मूर्ति बना रहा है? उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये मूर्ति किसकी बना रहे हो? तो बोले मैं यहाँ के राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तो बोले कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? बोले नहीं, तस्वीर तो नहीं। बोले फिर कैसे बना रहे हो? बोले वो मेरे दिमाग में। और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि हूबहू जैसा वहां का राजा था वैसी ही उन्होंने एक मूर्ति बना दी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि स्वामी विवेकानंद जी वहां पे खड़े थे, जो कि बहुत बड़े ऑब्जर्वर भी हैं। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी और उस चीज का कंक्लूजन निकाला कि अगर लाइफ में हम किसी भी चीज की एक फिल्म, एक पिक्चर बना लेते हैं दिमाग में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि उस मूर्तिकार ने किया वैसा हम भी कर सकते हैं। हमारा एक लक्ष्य हमारे दिमाग में दिन रात एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे लक्ष्य के प्रति कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमको करना है। तो उस छोटी सी एक चीज से उनके दिमाग में ये आया और उन्होंने अपने लाइफ में इसको फॉलो किया और वो सारी चीजें आप देख सकते हैं उनके काम में। तो बच्चों से एक छोटी सी चीज बाहर निकल के आती है जो दिवाली स्पेशल बोनस मोटिवेशनल स्टोरी है आपके लिए। वो ये कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसकी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपको कुछ भी बनना है, दिन रात आपके दिमाग में वो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और आप चाहो ना चाहो उस लक्ष्य के प्रति हर चीज आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगी। धीरे धीरे करके एक समय आप वहां पहुंच जाओगे। जैसे कहते हैं ना, जिस लक्ष्य को तुम चाहो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। जस्ट लाइक दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये क्या चीज दिख रही है आपके सामने? ये एक कमोड। कई सारे लोग होते क्या हैं, वो पूछते हैं सर एक बात बताइए ऐसा क्यों होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगती है ना, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। क्या रीजन क्या है सर? तो मैंने कहा देखो भाई एक चीज बताऊं, ये एक है कमोड, है ना। इसमें कितने लोग बैठ सकते हो? अब ये जनरल ट्रेन का डिब्बा तो रहा नहीं जिसमें आप 4-6 लोग बैठ जाएंगे। बाथरूम है, इसमें भगवान ने जो टांगे दी हैं उसका उपयोग करके आप एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो एक सिंगल आदमी के लिए सिंगल कमोड, वैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंपल। और सिंगल मैन रिक्वायर्स अ सिंगल कमोड, राइट? अब समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ में थोड़ा सा आर की कमी है, मैं उसको सही कर देता हूँ। इट्स वर्ब। क्लियर? और जैसे पहला रूल क्या कहता है, जो अभी मैंने बताया, देखो सिंपल सी बात है, कमोड छोड़ जाओ, वहां बैठे नहीं रहना। A verb must agree in number and person with its subject। जो वर्ब है, जो हमारी वर्ब आनी चाहिए, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं जा रहा हूँ मूवी देखने तो मैं एक टिकट लूंगा। अगर हम 10 लोग मूवी देखने जा रहे हैं तो एक टिकट में घुसने देगा? बाहर निकाल देगा। हटो तो कहीं के टिकट लेके आओ। तो जितने लोग उतने टिकट। इसका मतलब एक पर्सन है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। एक से ज्यादा लोग हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी।
क्लियर है? तो जैसे शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब आप कहोगे सर हमने कभी एस और एस जो लास्ट में लिखा रहता है उसको यही समझा है कि वो प्लूरल होता है। मेरा भाई रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ये बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, बहुत सारी बार बताया होगा, पर मैंने पर्सनली 3-4 बार बता दिया पिछले वीडियोस में, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर नाउन में आप एस और एस जोड़ते हैं तो नाउन कैसा हो जाता है? प्लूरल। नाउन मतलब किसी भी नाम है ना। और अगर वर्ब की बात करते हैं उसमें एस और एस जोड़ते हैं ना तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। ध्यान देना, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो दिखती है ना, जैसे गो, प्ले, ईट, ये कैसी होती है? प्लूरल। लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हम वर्ब का 5th फॉर्म यूज करते हैं, और 5th फॉर्म और किसी को नहीं, बस गो में एस और एस लगा के उसे जो सिंगुलर किया जाता है उसे कहते हैं। क्लियर? एक और चीज है जो आपको जाननी जरूरी है, एक्सेप्शनल केसेस भी काफी सारे इंग्लिश में होते हैं। तो जैसे द वर्ब बी एंड इट्स फॉर्म्स आर एक्सेप्शनल टू दिस रूल। एक्सेप्शंस टू दिस रूल मतलब जैसे हमने कहा शी इज अ फ्रेंड, किसी चीज का होना बता रहा हूं। शी इज अ फ्रेंड मतलब वो मेरी फ्रेंड है। आई एम ए फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। दे आर फ्रेंड्स, वो सब फ्रेंड्स हैं। तो यहां पर देखो ये बात होती है होने की, कि मैं हूं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ओवरऑल बात वही है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, बट ये होने को बता रहा है और वो उनके एक्शंस को बता रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आप ज्यादा मत दिमाग में लोड लेना, बस इतना समझना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। क्लियर? ओके। एक विल का यूज आपने सुना होगा। विल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तो हाँ सर, विल मतलब तो फ्यूचर के लिए यूज होता है, और क्या हो सकता है? अरे बहुत सिंपल सी चीज है, विल का मतलब विल पावर होता है, सुना ना, जिसे हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, है ना। तो जब विल का यूज हम फुल वर्ब के फॉर्म में करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? डिजायर। एक विल का मतलब डिजायर भी तो होता है, इच्छा, है ना। मतलब यही डिटर्मिनेशन, जैसे आपने बोला तो ये आपकी इच्छा शक्ति को ही तो बताता है। तो जब हम इसका यूज करेंगे ना डिजायर के रूप में, तो ये क्या करता है कि अपने साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के फॉर्म में काम करता है। मतलब समझना, सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे कौन है? गॉड, ठीक है। तो when the subject is third person singular, whatever God wills, man cannot alter. जो कुछ भी भगवान चाहते हैं, तो भगवान क्या है यहाँ पे? मान लो सिंगुलर है, तो इनके साथ जो इनके विल है वो भी सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाएगी, मतलब वो भी किस में लिखी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आपका वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो विल यहाँ पे अगर डिजायर की बात कर रहा है मतलब आपके वर्ब की बात कर रहा है, आपकी इच्छा की बात कर रहा है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या कहा था कि वर्ब में एस और ईएस लगा के वर्ब को हम सिंगुलर कर सकते हैं। तो क्या बन गया? गॉड विल्स, मैन कैन नॉट अल्टर। जो कुछ भी भगवान सोचते हैं उसको भगवान की सोच को इंसान नहीं बदल सकता, अल्टर नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे विल किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ वर्ब काम कर रहा है। क्लियर? थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी रखनी है अपने को, है चीजें वही, यूज सभी करते हैं, बट थोड़ा सा अंतर जो है वो सीखना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि सर एक बात बताइए, विल का यूज हम सबके साथ कर सकते हैं और शैल का यूज तो केवल आई विल के साथ करते हैं, ऐसा है क्या? तो एक बार आज देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या क्या है, विल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो विल और शैल दोनों ही एक तो मोडाल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। मोडाल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट का मूड एंड मोड बताते हैं, फिलहाल उसके डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। विल और शैल का यूज जब भी हम करेंगे तो इट शुड बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट, हमेशा इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कहाँ कहाँ यूज करेंगे विल का? फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए, वी विल बी हियर एट द होटल अंटिल 8 PM, हम 8 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। होटल वाला कुछ मना नहीं करेगा, लेकिन हो गया, आपने कहा 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, इच्छा है हमारी, मैं रुकना होगा कहीं से बाहर से काम से आए तो बोले 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोई प्रोडिक्शन, प्रोडिक्शन मतलब समझते हो, आपने अनुमान लगाया। The world population will grow a lot in the next 50 years. विश्व की पॉपुलेशन लगभग 50 साल में बहुत सारी हो जाएगी। अरे भैया अभी 7 अरब से पार हो रहे हो, 50 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। To express a decision made at the time of speaking. अभी से कोई बात कर रहा है, हाँ और बताओ, सब बढ़िया, हाँ चलो घूम के आते हैं। अरे बहुत ही नोटी हो तुमने, उधर घंटी में टेन बोले रुक रुक मैं आंसर करता हूँ, ठीक है, आई विल आंसर इट। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो डिसीजन बात करते समय किया, वैसे भी एक भी सेकंड अगर आगे की बात आप कर रहे हो, होने वाले समय की बात कर रहे हो, तो वहां पे तो वो फ्यूचर ही हो जाता है।
और जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक दो चीजें मैं बात कर चुका हूँ उनके बारे में, तो वो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, लेकिन एक सेकेंड भी जो बीत गया है वो है आपका पास्ट, और एक सेकेंड भी जो आगे आप काम करने वाले हैं वो आपका फ्यूचर। घंटी बजी, जिंगल जिंगल जिंगल, जाके फिर उठाओगे ना, तो वो हो गया आपका प्रेडिक्शन, वो सॉरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग में आपने जो डिसीजन लिया है। सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं। रिक्वेस्ट करना है, ए भाई आपने गलत किसी की शादी पार्टी में खा लिया, इतना खा लिया कि अब बस निकलने ही वाला है, आपने कहा नहीं यार अभी निकालूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर रसगुल्ले भी ठूसने क्या करें, तो आपने बोला भैया थोड़ा पानी मिल जाए क्या, ये में फंसाने के लिए चाहिए, ताकि अंदर जाए और एक आध दो रसगुल्ले भी ठूस लें, है ना। तो आपने रिक्वेस्ट करी, तो किससे करी, विल यू ब्रिंग सम वाटर प्लीज, थोड़ा सा और पानी ला दोगे, हाँ ठीक है ठूस ले। टू मेक प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बाय बाबू, है ना। तो भैया ये प्रोमिसेस किए जाते हैं, प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, तौबा नहीं करना चाहिए बट लोग करते हैं। तो ऑफर्स या प्रोमिसेस आप जो मनाते हैं, जैसे कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है, ओके टाटा सी यू, उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, राइट। किसी कंडीशनल फ्रेज में कॉन्सिक्वेंस करना हो, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और टेंस में भी आपने देखा होगा। दो एक्शंस अगर फ्यूचर के हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट किससे बन रहा है, इफ से। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो आई टेक माय अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लूंगा, बारिश होगी तो अम्ब्रेला लूंगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट बना ना। तो ध्यान रखना, जब इफ से कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा फ्यूचर के लिए, जब इफ से कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा फ्यूचर के लिए, तो दो बार तो हम विल का यूज नहीं कर सकते फ्यूचर में, है ना, ये अवॉइड किया जाता है। तो एक बार आपका क्या रहेगा, फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए क्या यूज कर लोगे, विल। और जो उसके पहले वाला काम, मतलब पहले बारिश होगी तब ना अम्ब्रेला लेके आओगे, तो पहले कौन सा एक्शन होगा, बारिश होने का, तो फ्यूचर जो होगा वो कौन होगा, अम्ब्रेला लाने का। तो आप क्या करोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में जो फ्यूचर में होने वाला उसको विल में रखोगे, दो विल का यूज कर नहीं सकते, तो एक आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, है ना, सिंपल। एक और भी है, जैसे इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, द प्लांट्स विल ग्रो, तो पौधे बढ़ेंगे, बारिश होगी तो ही ऐसा होगा, तो पहले बारिश होगी उसके बाद ना पौधे बढ़ेंगे, द प्लांट्स विल ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्यूचर में होने वाली चीज है उसके लिए विल लगा लो, तो दो चीजें हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों बातें फ्यूचर की है, तो ठीक है ना, दो बार विल लगाना नहीं, तो एक बार जो मेन फ्यूचर में है उसमें विल लगा दो, और जो दूसरा वाला कंडीशनल वर्ड्स के साथ, उसके साथ क्या लगा दो, सिंपल प्रेजेंट, जैसे इफ हो गया, या फिर इन केस हो गया, है ना, या फिर अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड्स ही प्यारे बच्चों, ठीक है। इन सारे के सारे कंडीशनल वर्ड से फ्यूचर की बातें इसी तरीके से की जाएंगी कि जो मेन फ्यूचर होगा उसको विल में रखेंगे और इनके साथ वालों को किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट। बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल, ठीक। आप किसी को ऑफर वगैरह देते हैं तो शैल से देते हैं ना, शैल से मतलब दे सकते हैं ना, शैल आई मेक सम लंच, कुछ तुम्हारे ठूसने के लिए बना दूं, बोलो तो बना दूं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं ऑफर दे रहा हूं, तो शैल से बनाया, आई और वी के लिए ही शैल यूज करते हैं, ठीक है। सजेशन देने में भी आई और वी के साथ ही दे सकते हैं, शैल वी गो टू द पार्क लेटर, ए यार सुनो ना, बहुत थक गए, हाँ दुख रहा है, थोड़ा दबा दो पाँव, तो थोड़ी देर बाद चलते हैं पार्क में, वहां भी दुखेगा, थोड़ा सा दबा दो, चलते हैं। तो यहाँ पे आप सजेशन दे रहे हो, तो किससे दे रहे हो, शैल से, पर क्या क्या है, आई और वी। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने ये तो बताया था, लेकिन ये क्या है, applicants shall provide, guests shall not, the tenant shall pay, the accused shall appear, इन सभी में तो सर आई और वी है ही नहीं, आपने तो बोला था कि आई और वी के साथ ही शैल यूज करते हैं। तो मेरे लाल एक और चीज है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बता रहा हूं, वो चीज क्या है कि अगर आपको फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी या कर्तव्य, है ना, ये जो फॉर्मल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब जो फॉर्मेलिटी होती है, जो ड्यूटी वगैरह होती है आपकी, जो कर्तव्य बताते हैं आप, उनको बताने के लिए भी शैल आ सकता है, और मेरे भाई उसमें आई और वी की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेंट्स, गेस्ट, टेनेंट, एक्यूज्ड, जितने भी लोग हैं, लोग मतलब ये सारे जो नाम हैं, इनके साथ भी आ सकता है शैल। कब, अगर आप फॉर्मल ड्यूटी की बात करें तब। मेरी बात समझ गए, ऑफर देने में, सजेशन देने में, इनमें नहीं यूज करोगे शैल का आई और वी के अलावा किसी के भी साथ, पर फॉर्मल ऑब्लिगेशंस में कर सकते हो।
Am I clear? बहुत बढ़िया। अब देखो कभी कभी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। कब? जब वो ऑफ या ऑफ द से स्टार्ट होता है। मेरे भाई एक चीज मैंने पहले भी बताई है, ऑफ या ऑफ द चॉइस और सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि आपके बहुत सारे दोस्तों में एक फ्रेंड इंटेलिजेंट है, मतलब मजाक ही कर रहा हूँ, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन किसको मानता है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इंटेलिजेंट। अब देखो बहुत सारे में से एक है, तो चॉइस और सिलेक्शन का ही फॉर्म हुआ ना। तो भैया इतने सारे मेरे चंगू मंगू पिल्लू टिल्लू कल्लू इतने सारे दोस्तों उनमें से एक जो अपना टिल्लन है ना, बहुत इंटेलिजेंट है भैया, एक नंबर धासु है, तो वो इतने सारे दोस्तों में एक ही है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज सिंगुलर। तो देखो ईदर ऑफ यू, ध्यान देना ईदर कितनों के लिए होता है, दो में से एक, पॉजिटिव सेंस में। तो दो में से जब एक लोगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ईदर ऑफ यू मतलब तुम दोनों में से एक इनोसेंट है। नीदर ऑफ देम वर्क्स हियर, नीदर ऑफ देम मतलब यहां पर भी दो में से नेगेटिव सेंस में चॉइस और सिलेक्शन है कि दो हैं, न तुम और न तुम है, दोनों फालतू, कोई एक भी लायक नहीं है इस चीज के। तो नीदर ऑफ देम वर्क्स हियर मतलब ये काम करता है ना ये काम करता है। वन एट अ टाइम की हम बात करें, ध्यान देना केवल दो की बात होगी और चॉइस और सिलेक्शन कितनों का होगा, वन का। वन ऑफ द टीचर्स टीचर्स मैथ्स, वन ऑफ द टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं है ना, जैसे मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है। इनमें से एक टीचर है। अब जब बहुत सारे होंगे तब ना एक को चूज करोगे, एक का सिलेक्शन करोगे। तो एक है जो मैथ्स पढ़ाता है। अब टीचर्स क्यों हुआ, क्योंकि वन है सिंगुलर। थोड़ी देर पहले कमोड वाला आंसर दिया था ना आपने, ये मैंने बताया था कि एक पर्सन के लिए कितने कमोड रिक्वायर्ड है, एक ही है, और एक में कितने बैठ सकते हैं। भाई पोजीशन ही ऐसी सेट की जाती है ना कि तुम चाह कर भी तीन को नहीं बिठा सकते, तो फिर वास्तु लग जाएगा, वो इधर उधर करना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीचर्स आ जाएगा, समझ गए। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और मेरे लाल वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और ई एस लगा, और ये टीच मतलब पढ़ाना और टीचर्स मतलब भी पढ़ाने की बात, और चूंकि वन है इसलिए टीचर्स आएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखें। कई बार आप कहते हो कि सर देयर से कोई चीज शुरू होती है तो फिर हम क्या करें। भाई देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, समझना मेरी बात, देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। देयर के साथ वाला जो सब्जेक्ट होता है ना उसी के हिसाब से आती है वर्ब, नहीं समझे। देयर कम्स राम, वो देखो मेरा राम आ गया, मेरे राम आए हैं, तो देयर कम्स राम। राम कौन है, ये भाई साहब सिंगुलर है ना। बढ़िया आ रहे थे वहां से अपने 11 नंबर की बस में, मतलब अपने पौवा आ रहे थे, देखो वो आ गया, मेरा राम आ गया, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आओ। तो उस तरीके की बात है कि अगर करण अर्जुन आएंगे तो दो आएंगे, अभी कितने आए, वो देखो मेरे करण अर्जुन आ गए, दो लोग आए ना, तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अभी कितने लोग आए, एक। जब एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और वर्ब सिंगुलर कब होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब एस और ईएस लगा दो। क्लियर। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, हम बात कितनों की कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स की। देयर से मतलब नहीं है मेरा लल्ले, बात समझ लेना। Are you getting this point? When you talk about there or you talk about here, these are the indicating things. Okay? If you are using them as indicators, then वहां पे आपको जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ना कि इस देयर। अभी तो हम हेयर को हटा देते हैं, बस देयर की बात करते हैं कि देयर को देख के कभी कंफ्यूज मत होना, उसके आसपास अपना पहले सब्जेक्ट देख लेना। राम सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल था इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ गई, प्लूरल। समझ रहे हो ना सभी लोग, बहुत ही समझदार हो तुम लोग, क्या बोले। दूसरा है when the subject is plural but represents a single figure or quantity, it takes a singular verb। वैसे देखा जाए तो किलोमीटर्स, मीटर्स, रुपीस, इन सब में कई लोगों को बड़ा दिक्कत है, ये सब दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, पर क्या के लिए आप उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाते हो। हम ना करेंगे, ना पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ो। 90% चीजें तो हमको लगता है कि एक्सेप्शनल केसेस में चली जाती, अरे नहीं भैया, 90 to 95% केसेस में रेगुलर चीजें मिलती है, 5% एक्सेप्शनल केसेस जिससे आप इतने व्यथित और दुखी हो, है ना, उसी दुख को दूर कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे कि भैया ये सिंगल फिगर ये क्वांटिटी माना जाता है, तो हमें हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा।
100 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। हमने बोला 100 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। ठीक है, किलोमीटर्स बोलेंगे तो भी वो सिंगुलर माना जाता है, मीटर्स बोलेंगे तो भी वो सिंगुलर माना जाता है, सेंटीमीटर्स हो गया, मीटर्स हो गया, किलोमीटर्स हो गया। मतलब ये लंबी लंबी यात्रा के लिए, सेंटीमीटर तो छोटे छोटा है ना, ये जितने बड़े बड़े हैं इन सब में एस लगा होता है, इनको सिंगुलर ही माना जाता है। बात समझ गए? 1000 रुपीज, 1000 रुपए आजकल बहुत ज्यादा नहीं माने जाते हैं, लिख तो ऐसे दिए हैं कि नहीं माने जाते, होता है भाई, लेकिन यार ठीक इतना ज्यादा नहीं माना जाता। 1000 रुपए क्या है, किसी पार्टी में किसी फॉर्म में वही उड़ा दिए, ले तेरा वही है, आप तेरा वही खोल के खर्च करेगा, दिल खोल के, है ना, तो 1000 रुपए ज्यादा माने नहीं जाता। तो देख लो, किलोमीटर्स, रुपीज, ये सब कैसे हो जाएंगे भैया, सिंगल फिगर एक क्वांटिटी मानी जाएगी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स कैसी दिख रही है आपको, सिंगुलर। राइस एंड करी इज अ कॉमन फूड। अब राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, सुना है ना आपने भाई? देखो, बुलक कार्ट, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राजमा चावल, ये सब क्या होता है, साथ में होता है ना। बिना राजमे के चावल कैसे खाओगे, है ना, या फिर बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी चलेगी कैसे? बात तो है कि दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। अब हम क्या सोचते हैं कि एंड लगाया तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए, पर मेरे लाल ये प्लूरल नहीं आना चाहिए। जार्गन समझते हो, तकिया कलाम, तकिया कलाम मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि दोनों साथ में ही आते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं, ये अलग अलग है, बट एक का अस्तित्व दूसरे के बिना है ही नहीं। बात समझ गए? एक का अस्तित्व दूसरे के बिना है ही नहीं, इसलिए दूसरे को तो हमें लिखना ही पड़ेगा। और नियम है कि बिना कॉमा एंड इनके तो हम लिख ही नहीं सकते दूसरा। दो नाउन्स एक साथ ऐसे तो सलंग नहीं लिखी जा सकती ना, राम श्याम सीता गीता सब मेरे दोस्त हैं, अरे राम कॉमा श्याम कॉमा गीता, या फिर राम एंड श्याम, ऐसा तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखना, ये जो साथ में यूज होते हैं, जिनका अकेले कोई मतलब नहीं बन पाता, इनके साथ ही ये आते हैं। अकेले भी खाने वाला जानवर कच्चा भी खा लेता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कच्चा चावल भी खाते हैं, लेकिन वैसे साथ में आती चीजें, इसलिए इनको एक सिंगल यूनिट मानी जाती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर, याद रहेगा ना, कई बार कंफ्यूज होते हो, अब मत होना। आगे बढ़े, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ब्लैंक स्पेसेस हैं और एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पुट करना है, कर लोगे फटाफट, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। डिक्शनरी, एक अच्छी डिक्शनरी क्या करती है, यहाँ पे हेल्प हिंट भी है, आपके हिसाब से आपको लिखना है। एक अच्छी डिक्शनरी क्या देती है, अभी तो कुछ नहीं दे रही, अभी तुमको लेना है, मतलब महंगी पड़ती, क्या होगा, कॉस्ट की कॉस्ट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छी डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कब होता है, जब उसमें एस या ईएस मिला देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। बात समझ गए? बहुत अच्छे। These 5 chairs dash 1000 rupees, ये 5 चेयर्स हैं। अब आपसे क्या कहा था कि देयर, हेयर, वो एक अलग चीज थी, ये दीज लिखा है, और आपको तो मालूम है कि दिस होता है सिंगुलर, पर दीज होता है प्लूरल, है ना। दिस इज माई पेन, एक ही पेन है भैया, सिंगुलर है। दीज आर माई पेन्स, ये बहुत सारे पेन लिए मैंने, राइटोमेट्रो, जम्बो जेल, बहुत सारे पेन है, ठीक है, समझ देंगे। ये हो गए आपके प्लूरल। 5 कुर्सियां हैं मेरे पास, अब पांचों में तो अपनी तशरीफ नहीं टिका सकते ना, पर आपने बटोर रखी है कि भैया हमारा कोई दोस्त आएगा तो रुमाल रख के बिठा लेंगे, तो कितने की कॉस्ट होगा कि कॉस्ट्स होगा। अब ये तो प्लूरल हो गया ना, ऊपर सिंगुलर था तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आया, और नीचे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। भाई साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। एक बहुत अच्छा सवाल जो तीसरा नंबर का है, सभी लोग जानते हैं। 10 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कैसी है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, कैसा होता है? अब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, फटाफट बताओ। 10 kilometers is a long distance to walk, 10 kilometers are a long distance to walk। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं यार क्या होगा। अभी पीछे आपने रूल देखा था, देख लो, 100 किलोमीटर, अब बोलोगे सर ये तो 100 किलोमीटर था, तब तो ठीक था, अब यहाँ तो 10 लिखा हुआ है। तो 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक,
ये आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। यहाँ पे किलोमीटर्स तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको सिंगल सेंस में लिया जाता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगल एंटिटी या फिगर के फॉर्म में, ठीक। तो अब बताओ क्या होगा। चलो जब तक वहां पे आते हैं उसके पहले ये कर लेते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे सीता डैश नेक्स्ट टू माई हाउस, सीता कहाँ रहती है? मेरे घर के बाजू में। सीता सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो लिव्स है ना। ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड, तो ब्रेड एंड बटर देख लिया। अब बी में मत होना, बी का मतलब यहां पे होता है ऐसा होना। ब्रेड एंड बटर क्या है? ब्रेड एंड बटर है एक संपूर्ण भोजन। तो ब्रेड एंड बटर मैंने क्या कहा था? बिना बटर के ब्रेड का आएगा, कच्चा खा लो वो अपवाद है, लेकिन लोग स्वाद के साथ खाते हैं, ऐसे मिला के खाते हैं, समझ गए? हाँ, तो ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड हो जाएगा। क्लियर? आए वापस 10 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस या इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक? इज होगा पक्का? लॉक कर दें? चलो क्वेश्चंस तो बहुत सारे मैंने आपको दे दिए हैं और आपके पास मैंने समय दिया है 10 सेकेंड का, बट आप बता दो फटाफट तो मैं मान जाऊं कि इसको हम पूरा कर चुके हैं। हो गया? क्लियर? क्या बात, बहुत ही बढ़िया है आपका आंसर। सभी लोगों ने एक तरीके से दे दिया। चलिए मान लेता हूं कि आपसे बन गया है। बढ़े आगे? चलो तो आपका समय हो गया खत्म। ये हो गया आपका 10 किलोमीटर्स। पहले ही जानते थे, मैंने देख ही लिया है। आप सभी के आंसर सही हैं क्योंकि आप आर में तो जाओगे नहीं, इजी होगा। किलोमीटर्स को आप क्या मानते हो? दिखने में प्लूरल है पर है तो सिंगुलर ना। मेरी पतंग एक ही है, तो आएगा क्या? सिंगुलर। वन ऑफ दीज। अब आप बोलोगे सर दीज 3 बॉयज लिखा कर दे प्लूरल। अरे मेरे लल्ला, ऑफ या ऑफ द क्या होता है? चॉइस और सिलेक्शन के लिए। और जब चॉइस करना होगा तो ऑप्शंस होने चाहिए ना। जब बड़े हो जाओगे ना थोड़ा और, तो फिर आपको चॉइस करने के लिए मौका मिलेगा, है ना। तो वन एक ही चॉइस किया तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, तो ऑल क्या है? प्लूरल। माय लॉन सिंगुलर। तो भैया समझ गए? हाँ, आंसर्स लिखे हैं और चेक कर लेना। एक और, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना मस्त टॉपिक है, इतना बढ़िया टॉपिक है कि हमारी पूंगी बजा देता है। कब जब हमारे पास सामने ये देयर है ये सब आते हैं ना, तो सोचते हैं यार इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, चलो कुछ भी लगा देते हैं। कसम खुदा चल रहे, ए भगवान, जय माता दी, लगा दी। माता जी भी उन्हीं की हेल्प करती है ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सुना है ना। तो पहले रूल पढ़ लो, अपनी मदद कर लो। देयर डैश टू वाज स्टैंडिंग देयर, मैंने क्या कहा था? देयर से मतलब मत रखना। कितने लड़के थे? गब्बर ने पूछा कितने लड़के थे, बोले दुई। तो दुई लड़का क्या होता है मेरे लाल? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। तो देयर आर टू वाज स्टैंडिंग देयर, समझ गए? देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ना। एक चीज बता दूं, धीरे से बताऊं, किसी को बताना मत, है ना, बहुत एकदम टॉप सीक्रेट बात है। मैनी जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है, इसके साथ सारी चीजें प्लूरल आती हैं, मतलब नाउन भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। बट मैनी ये चुन्नों सा जो अ लग जाता है ना, ये इसको सिंगुलर बना देता है। इसके साथ सारी चीजें सिंगुलर आती हैं। अच्छा लगा ना? अब मुझे आपको एक काम करके बताना है, मतलब आपको मुझे देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैनी का एक आध सेंटेंस क्या हो सकता है जो मैंने सिंगुलर फॉर्म में बोला, ठीक है। मैं इसका आंसर करूंगा आपको, बट ये आपके लिए थोड़ा सा एक काम, ठीक। टुडे देयर डैश मैनी बॉयज, फिर से मैनी लिखा है, देयर के ऊपर नहीं, लड़कों के ऊपर जाओ ना। देयर तो हर जगह देयर है, सिंगुलर में भी देयर, प्लूरल में भी देयर। कैसे पता करोगे क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इनको देख लो, लगा डालो। If you need some money, there dash some in my coat pocket. ए सुना, ज्यादा दिक्कत मत करना। एक कोड है इसमें मैंने बहुत सारे पैसे रखे हैं, कभी चाहिए तो बता देना। तो सम कैसा है यहाँ पे? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? वैसे भी मनी है, मनी का जब तक डिनोमिनेशन ना आए तो अनकाउंटेबल ही होता है कि 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 400 रुपए हैं, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है।
तो आपके पास ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए हर एक के लिए 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट करो। आपका समय शुरू होता है अब। If you need some money there, आंसर निकल जाता अभी गलती से। In my coat pocket there dash 16 players selected to tour Australia. There dash a proper balance of emotions and intelligence in him. There dash nothing to be so happy about. Like it. क्या बात, बहुत बढ़िया। आंसर पे आंसर आने चाहिए थे। क्लियर। चलो, तो मेरे ख्याल से सभी निकल लिया है, तो आज चेक कर लेना ये आपके पास आंसर्स मैंने दे दिए। ये सारी चीजें मैं क्यों दे रहा हूं कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा। अभी जो सारी चीजें आपने की हैं इनके आंसर्स में हटा दूं क्या, ताकि आप होमवर्क के फॉर्म में इसका आंसर करके मुझे दे दो। ठीक है, हटा दो, बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप आंसर्स मुझे दे देना होमवर्क का, फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल द पीपल्स इंग्लिश इन आवर स्कूल लर्न, इसको रीअरेंज करना है मेरे लाल। अब कहोगे सर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते पढ़ाते रीअरेंजमेंट में आ गए। अरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता। समझौता कैसा होता है? बराबरी वालों से होता है ना। हम सिंगल तो होटल में रूम भी बुक करेंगे सिंगल, हम डबल तो होटल में रूम बुक करेंगे डबल। नहीं, आजकल डबल बेड भी आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ओके, दो लोग हैं, उनने बोला हम फैल के सोएंगे एकदम पूरा ऐसा किंग साइज बेड में, दूसरा बोला हम क्वीन साइज में सोएंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत? तो जितने लोग उतनी डिमांड बढ़ेगी ना। तो पहले क्या आएगा? ऑल द पीपल्स इंग्लिश इन आवर स्कूल लर्न। शुरू कहां से करें? ऑल द पीपल्स से करें। प्यूपिल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टूडेंट्स, छात्र। एक छात्र हुआ तो प्यूपिल, प्यूपिल्स मतलब बहुत सारे छात्र हुए। तो ऑल के साथ तो वैसे भी प्लूरल लगता है, ये भी एक ज्ञान गणित समझ लो। ऑल द पीपल्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पढ़ते हैं, बड़े पढ़ाकू हैं। लर्न इंग्लिश। क्लियर हुआ? पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। बताते ना, जैसे कई बार अब आप बोलोगे कि सर हम इसको लास्ट में भी तो कर सकते थे कि ऑल द पीपल्स लर्न इंग्लिश इन आवर स्कूल, कर सकते हो, लेकिन ऑल द पीपल्स, पीपल तो है नहीं, स्टूडेंट्स हैं। ऑल द पीपल्स इन आवर स्कूल, कभी कभी बीच में ये जो चीजें आती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में आप क्या करते हो कि थोड़ा सा वहां पे उस चीज में जोर देते हो। जैसे राम, एन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, एन इंटेलिजेंट पर्सन इज माई फ्रेंड। राम जो कि एक इंटेलिजेंट पर्सन है, मेरा फ्रेंड है, ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आखिर में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट कई लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहां पे रखे, तो बीच में भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस आपके उस स्ट्रक्चर में वो इफेक्ट ना पड़े, है ना, वो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए गलत। ठीक है। द ओनर लिव्स इन अ लार्ज हाउस एंड वेरी रिच। अभी यहां तक तो लग रहा था कि सब सही है, यहां पे थोड़ा गड़बड़ा गया। द ओनर लिव्स इन अ लार्ज हाउस एंड वेरी रिच, क्या होना चाहिए? द ओनर वेरी रिच इन अ हाउस। आपके पास समय है सबके लिए 5 सेकंड का, फटाफट इसको एक सही ऑर्डर में लगा दें। द ओनर लिव्स इन अ लार्ज हाउस एंड वेरी रिच। Some people, as it is, traveling them seasick, dislike makes by sea. To walk a long way is it 10 miles. अब नहीं, ठीक है। The Rose and Crown High Street situated in the, क्या होगा? फटाफट बताओ। देखो ज्यादा समय नहीं है, जितना भी समय उतना में कर डालो। हो सकता थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही हो आपको कि मैं सारी चीजें चाह रहा हूं कि कवर हो जाए। हाँ, बड़े मुन्ना आगे बहुत सारा पढ़ा दिए बेटा, भर भर के इतना पढ़ाए ना आज। ये अगर तुमने पढ़ लिया तो जीवन में कभी सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट में दिक्कत ना आएगी, और तो कहो 10 लोग और बिठा के पढ़ा दोगे, सोचे इंग्लिश सीखनी है। चलो
स्पोकन इंग्लिश कोर्स करा रहा हूँ, है ना। अभी पढ़ के आए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पूरा अंग्रेजी का निचोड़ दे रहा हूँ तुमको, देख लो। ये पढ़ लिया, इस निचोड़ को पी लो, सब बन जाए, ठीक है। तो चलिए मैं इनमें से रेंडमली एक उठाता हूँ, 2-3 तो आपने कर लिए हैं, चौथा भी कर लिया है। टू वॉक अ लॉन्ग वे इज 10 माइल्स। टू वॉक, अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो एक्शन है ना। मैंने ले अगर एक्शन का इस्तेमाल आपने शुरू में कर दिया, मतलब 2 + V1 इन्फिनेटिव कहलाता है। कौन सा इन्फिनेटिव? टू इन्फिनेटिव, मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल भी होता है ना, तो ये वर्ब है, नो डाउट ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आया है। अब अगर ये सब्जेक्ट के रूप में ही आ गया है तो क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन कहलाएगा। तो मैं ध्यान रखना, जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो वर्ब है ही, लेकिन जब ये टू वॉक सब्जेक्ट में आ गया, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ रहे हो ना? अरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें वर्ब होती हैं पर काम एडजेक्टिव की तरह कर रही होती है, कहीं जिरंड की तरह कर रही होती है, तो इसको भी समझ लो। मैं जिरंड पहले बता चुका हूँ, मैंने सारी चीजें बता दी, तुम लोग आते नहीं यार रेगुलर। आया करो ना, बैठो तब तो समझ में आएगा। हाँ, वो थम्सअप वम्सअप जो होता है ना, समझ में आया तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, नहीं आता तो ऐसे ऐसे कर देते हैं। मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ समझ में सब आया आपको, तो ऐसे ही करना। ठीक है, चलो। तो टू वॉक हो जाएगा, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये केवल नाम बताने का काम कर रहा है कि 10 किलो में चल के जाना, 10 किलोमीटर 10 मील बहुत लंबा है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, टू वॉक 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। एक ये बना 10 माइल्स टू वॉक इज अ लॉन्ग वे। मुझे बताओ कौन सा सही है, 10 माइल्स टू वॉक इज अ लॉन्ग वे या 10 माइल्स टू वॉक, नहीं वही लिखा, हाँ, टू वॉक 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। Which one is correct, man? Tell me fast. Yeah, yo. To walk 10 miles is a long way or 10 miles to walk is a long way? अच्छा, आंसर्स तो काफी सारे आप लोग दे ही रहे हैं, ठीक है। समय क्यों वेस्ट करना है, मतलब आपके सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप। हमने बना लिया है, उसी के सारे आंसर्स हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 10 माइल्स के बारे में जो भी ये पेपर में देखा, ठीक। आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि टू वॉक जो है वो इन्फिनेटिव की तरह, मतलब सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हाँ ठीक है, मैंने कहा, गलत थोड़ी कहा, सही है, ऐसा होता है। बट बात क्या है यहाँ पे, 10 माइल्स टू वॉक मतलब 10 किलोमीटर चल के जाना एक लंबी दूरी है ना, और चल के जाना 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी। अब आप कहोगे कि सर पहले क्या रखें, टू वॉक। देखो 10 माइल्स यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, तो फिर हम टू वॉक का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमें एक्शन की तरह, अभी हमको देखो हमारे पास 10 माइल्स एक सब्जेक्ट ऑलरेडी है। जब हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है तो हम दूसरा सब्जेक्ट का यूज क्यों करें, उस चीज का जो वर्ब की तरह भी काम करती है। 10 माइल्स किसी वर्ब की तरह काम नहीं करती, इसका केवल एक ही काम है, सब्जेक्ट की तरह काम करना। लेकिन ये दोनों तरह काम कर सकती। जब सब्जेक्ट ना होता तो हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते ना, जब सब्जेक्ट है तो फिर क्या के लिए हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करें, समझ रहे हो। अब जो सब्जेक्ट की तरह है तो देखो बताता हूं कैसे। टू नो हर इज टू लव हर, नहीं, पहले उसको जानेंगे तब नहीं, पहले उसको प्यार करेंगे। टू लव हर इज टू नो हर, नहीं, टू नो हर इज टू लव हर। उसको जानोगे ना तो प्यार करोगे, उसको जानना है, उसे प्यार करना है। यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी। टू नो हर मतलब हर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। अब ये मत बोल देना कि सर ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहिए था तो टू नो हर आ गया, इज टू लव हर आ गया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कोई दूसरा सब्जेक्ट था नहीं ना, क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज है, इसको भी आपको करना है। ये होमवर्क दे रहा हूं मेरे लल्लो, होमवर्क कर लेना, आंसर नहीं दिखाऊंगा, आंसर दिखा दिया तो फिर। अब ये है कि एक आपके पास पूरा पैसेज है, ये भी जो रूल्स अभी पढ़ाए नहीं उन्हीं के ऊपर है। बस ये आपको जितने एक्सरसाइज आप कर लोगे उतना मजा आएगा। मैं सारे के सारे क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि
अभी आप क्या करोगे कि थोड़े रूल्स है वो थोड़ा पढ़ लो। मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लास में आपका पूरा रूल्स हो जाए, तो इससे क्या रहेगा कि एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपके एग्जाम में बाहर से आए। तो देयर डैश नो रेस्टोरेंट्स इन आवर विलेज। अब मेरे को बता दो फटाफट, गलती मत कर देना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह रैंडमली कोई उठाऊं। यहाँ पे बताओ 7th में क्या आएगा। देयर डैश मैनी फाइन पेंटिंग्स। मेरे ख्याल से आप 6 नंबर के बाद देख नहीं पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, 5th वाला बता दूं। देयर डैश अ काउ स्टैंडिंग इन द शेड। वहां पे एक गाय खड़ी है शेड के नीचे। ये शेड हो गया। यहाँ पे अपनी गाय माता खड़ी है, ये तो सींग है। अब शेड के नीचे खड़ी है। ड्राइंग मेरी माशाल्लाह बहुत शानदार है, प्लीज उसको देख के आप परेशान मत होना। गाय ही है, 4 पैर बना देता हूँ। लो तुम भी क्या याद रखोगे। गाय शेड के नीचे खड़ी है ना, कितनी है, अ काउ। अ मतलब एक काउ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। समझ गए, ये बता चुका हूं मैं। इज और आर यूज करना है आपको, ठीक है। बढ़िया से भर डालना है इसको, ये आपका होमवर्क है। मैं बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं आपके होमवर्क के लिए। करते जाओ, थकोगे नहीं, मतलब थक जाओगे कर नहीं पाओगे, कर भी लोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश नॉट गुड। इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेड है, वॉज, वर, आर, है। बहुत अच्छे से आपने अभी पढ़ लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। क्या होगा यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको, सब्जेक्ट कैसा है। आप कहोगे सर एप्पल्स। अरे मुन्ना, क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, मतलब एप्पल्स की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी क्या है, सिंगुलर वर्ड है ना। was not good, the quality of apples हैज तो आ नहीं सकता मुन्ना, क्योंकि हैज तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है। कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। वर आता है प्लूरल के साथ, वो भी नहीं आएगा। आर आता है कंटिन्यूअस के साथ, मतलब कोई चल रहा हो, जैसे आई एम टीचिंग यू, कंटिन्यूअस। वॉज आएगा, समझ गए। ऐसे ये सारे के सारे आपके सामने लिखे हैं, जो आपको सही लगे फटाफट टिक लगाते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा एक और पूछ लेता हूँ। फायर एंड वाटर नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री। डन तो आएगा, डू डज क्या आएगा। फायर एंड वाटर, आग और पानी एक साथ नहीं होते, हो सकते हैं। जहां आग लगी वहां पानी लगा, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं। अच्छा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, फायर एंड वाटर, इनका तो कोई मेल नहीं है। टाइम एंड टाइड, इनका भी कोई मेल नहीं है। टाइम अलग, टाइड ज्वार भाटा, और टाइम और ज्वार भाटा किसी के लिए नहीं रुकता। भाई अब चंदा मामा आ गए मूड में, बढ़िया खींच लिए अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ऊपर नीचे स्टोले खाने लगता ना पानी, तो इंसान रहा तो वो भी तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि चावल के साथ राजमा खाते हैं तो वो तो पक्का है, तो दोनों चीजें लगेंगी। पर टाइम एंड टाइड को साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई तकिया कलाम कैच फ्रेज या जार्गन नहीं। फायर एंड वाटर, आग और पानी दो अलग अलग चीजें, कोई कट्टा थोड़ी घुसेड़ना है, समझ गए। तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आनी चाहिए। ये प्लूरल और वेट ये भी प्लूरल। क्लियर है, ये आंसर्स दिए हैं देख लेना। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है वेट्स थर्ड वाले का। टाइम एंड टाइड वेट्स हो ही नहीं सकता, वेट फॉर नन होगा, है ना। आंसर थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, वेट्स नहीं होगा। अभी क्या बताया, टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज है ना, इनका कोई तकिया कलाम नहीं बन रहा है कि बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी नहीं होती, मानता हूं, पर टाइम अलग होता है और ज्वार भाटा अलग होता है, ठीक है। ये दोनों ही किसी के लिए नहीं रुकते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं भैया, एकदम मियाँ बीवी जैसा नहीं है इनका। ये अकेले अकेले हैं, सख्त है ना। तो वेट्स नहीं होगा, वेट होगा, ठीक। कुछ चीजें गलत कर रखी हैं इसमें, नहीं जाके देख लेना, आंसर देना। अभी अंडरलाइन है, इनका बताना है। लॉन्ग अगो देयर हैज अ किंग नेम दशरथ। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था, उसका नाम दशरथ था। तो ये भाई साहब का नाम दशरथ है, तो हैज कैसे हो जाएगा, एक ही पर्सन है ना, अ किंग, एक राजा। देयर इज, ओ लॉन्ग एगो है ना मेरे लल्ले, तो बहुत आ जाएगा, रहेगा सिंगुलर ही। बहुत पुरानी लंबी बात है ना, एक राजा नाम का व्यक्ति नहीं, एक देव दशरथ नाम का व्यक्ति राजा था, तो वहां सा, क्योंकि
हैज हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के क्रिया के साथ आते हैं, यहाँ कोई क्रिया थोड़ी चल रही है, अभी तो राजा को इंट्रोड्यूस किए, राजा अभी कुछ कांड नहीं किए। He was very rich and is a son named, ये कुछ समझ में आ रहा है? He was very rich and is a son. Named के बाद कुछ होना चाहिए। He was very rich and had a son. Was है ना, तो was में तो past ही आएगा, अब दूसरा बोलो was आ जाएगा, and was a son नहीं, वो बहुत रिच था और उसका एक बेटा था, उसका नाम था राम, मतलब लगा दिया मैंने, नाम था नहीं, नाम पे चला गया, खेलने चला गया होगा, बच्चे हैं, आर नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, पास्ट है इसलिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना, इनके आंसर्स भी हैं। ठीक, चलो एक रूल बताऊं, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ। आपने सोचा होगा कि सर ये इतने सारे दिख रहे हैं, इनके साथ सब प्लूरल आना चाहिए ना, मेरे लाल सही सोच रहे हो। लॉट ऑफ मतलब खूब सारा, ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत बड़ी डील, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा, मोस्ट ऑफ बहुत सारा, सम ऑफ बहुत सारा। सम में सारा सारा है, किसी में एक नहीं। अभी वन ऑफ होता ना तो एक की बात होती, अभी तो बहुत सारे सारे हो गए ना, ये तो सारे सारों के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। क्लियर है? पर एक एक्सेप्शनल क्या है, ये अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, तो वहां पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी गो आउट। बहुत सारा काम हमें करना है। अब काम तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजें तो सिंगुलर होती है कि नहीं। अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश्ड, बहुत सारा काम का हिस्सा पूरा हो चुका है। वर्ब अनकाउंटेबल है, इस कारण से उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रखेंगे। देख लो यहाँ पे पीपल काउंटेबल थे तो प्लूरल हो गए, स्टूडेंट्स काउंटेबल थे तो प्लूरल हो गए। तो हम इनके साथ, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इनके साथ भी इनको हमने प्लूरल कर दिया, तो बात वहां तक सही थी कि सब प्लूरल। बट जब यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ दिखता है कि वर्क अनकाउंटेबल है, काम का बहुत सारा हिस्सा हो गया है, तो काम तो अनकाउंटेबल है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, याद रखना। ठीक है, अब किसी भी चीज का अगर आप परसेंटेज, मतलब आपने कहा देखो भाई एग्जाम आने वाले, पास में 100% तैयारी नहीं हुई मेरी, 20% हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज का परसेंटेज बताते हैं, किसी भी चीज का, ठीक है, प्लूरल मीनिंग के साथ, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। जैसे आपने कहा 20% ऑफ इंडियन मेन आर इलिटरेट, मतलब भारत के 20% पुरुष आबादी क्या है, इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो इंडियन मैन मतलब बहुत सारे लोगों में से 20% लोग कैसे इलिटरेट, लिखा ना, प्लूरल मीनिंग और प्लूरल वर्ब यूज होगा। आपने कहा हिंदुस्तानी औरतें बहुत पढ़ी लिखी हैं, कितनी, 40%, तो प्लूरल हो जाएगा। तो परसेंटेज अगर आपने बताया किसी भी चीज का प्लूरल मीनिंग के साथ, कि भाई हमारे पास मान लो हमारे फ्रेंड्स है, मतलब 3-4 किलो दोस्त हैं करीब, उनमें आ जाएंगे 100 दोस्त, 100 में से जो 20% दोस्तों में से जो 20% दोस्त है ना मेरे, वो सारे निकम्मे हैं। तो 20% मतलब बहुत सारों में से बोला ना आपने, उसमें भी प्लूरल आ जाएगा, समझ गए। अब जैसे आर्म्स, स्पीशीज, शीप, डियर, हेडक्वार्टर्स, प्रेमाइसेस, ये सब कैसे हैं, दिखने में कैसे लग रहे हैं कि ये प्लूरल भी हैं, कुछ सिंगुलर भी हैं, बट ये ऐसे हैं ये लोग कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। जैसे आई हैव अ शीप, मेरे पास एक भेड़ है, एक है तो भी शीप, मेरे पास 2 भेड़े हैं, भेड़े मतलब भेड़े हैं, तो शीप से नहीं होगा, आई हैव 2 शीप। ये थोड़ा बेशरम कैटेगरी के होते हैं, सिंगुलर में भी वैसे ही होते हैं और प्लूरल में भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कंपनीज हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन दिल्ली। अब आप बोलोगे सर क्वार्टर तो सुना, हेडक्वार्टर्स मतलब मुख्यालय होता है। ठीक है, मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहा जाता है उसे, हेडक्वार्टर नहीं कहते, क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर ये होता है ना, इसमें 1 2 3 4, वो क्वार्टर होता है। मतलब पानी का बोतल लिए कितने निक्के निक्के थोड़ा ml देख लो, 4 जो भाग होते हैं क्वार्टर, इसमें नहीं। हेडक्वार्टर समझ गए, मुख्यालय है। अगला, एनिमी का मतलब क्या है, दुश्मन। चलो ठीक है, एक दुश्मन तो समझ में आता है,
लेकिन आर्म्ड फोर्सेस जो होती है ना, उनको अगर एनिमी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाए तो प्लूरल माना जाता है, ठीक है। जैसे एनिमी मतलब कोई एक देश की जो आर्मी आर्म फोर्सेस है, वो बंदूक लेकर खड़ी है, आओ तुमको भून दे, तो सामने वाला क्या है वो एनिमी है अपना। तो एनिमी क्या है कि द एनिमी वर फोर्स टू फाइट, जो एनिमी है उनको नहीं फाइट तो नहीं, रिट्रीट कर देते हैं, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब उन्हें कौन फोर्स करेगा, उन्हें फोर्सफुली लड़ाई तो कर रहे थे। और जैसे इंडियन आर्मी होगी, चाइनीज आर्मी होगी, दोनों आपस में धड़ाधड़ कर रहे हैं। अब ऊपर गलवान घाटी में हम ऊपर बैठे हैं, हम क्या हुए, हम हुए भैया शेर, और नीचे वाले कौन हो गई बकरियां, अब हम उन्हें खाने वाले। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि भैया शेर कूदा, कितना शेर 2 कदम पीछे लेता तो क्या करता है, लपकता है, इसलिए उनको रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, समझ गए। तो एनिमी यहाँ पे क्या है, एक एनिमी वो होता है दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है तो यू आर माय एनिमी तब। लेकिन जब आर्म फोर्सेस की बात करें तो उसके लिए भी एनिमी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये कब होता है, जब 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो और उसमें एक कौन सा देश, हमारा विरोधी देश, दुश्मन देश, कैसे, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। अरे भैया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ऑनेस्टी क्या है कि ईमानदारी, ईमानदार व्यक्ति काउंट हो सकता है, ईमानदारी किसे काउंट करोगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा बहुत इंटेलिजेंट है वो, लड़की इंटेलिजेंट दिख जाएगी क्योंकि वो काउंटेबल है, पर उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कितने पाव है ये थोड़ी पता समझ में आएगा। अब लड़कियों का दिमाग जो होता है वो यहाँ पे तो होता नहीं, ऊपर वाले माले में होता है, मतलब कुछ पोर्शन यहाँ रहता है, बाकी पोर्शन उनके पास असेंबल्ड रहता है, ठीक है। तो हेट्रेड हो गया, ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसे गिना ना जा सके। अब जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, आपका चाइल्डहुड हो गया, हेट्रेड हो गया, लव, लव, लव भी कैसा है, ये फील किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील ही बस कर सकते हैं भैया, जिसको फील कर सकते हो उसको तुम गिन नहीं सकते ना। हमारे अंदर आज 2.5 किलो का ना नफरत पैदा हुई है, दिखा लो 2.5 किलो, नहीं दिखा सकते ना, अनकाउंटेबल है ना। Something that is uncountable cannot be counted, and if we can't count anything, we cannot make those nouns plural. As simple as that. एक किताब दिख रही है, 2 किताब भी दिख रही है तो प्लूरल कर सकते हैं ना, किताबों को दिख रही है, फील थोड़ी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम फील करते हैं हाँ हमने सब पढ़ लिया, हम बहुत इंटेलिजेंट है, वो अलग बात है। बाकी सामने जो चीज गिनी जा सके, देखी जा सके, उसे हम प्लूरल कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को नहीं। हेयर और देयर के साथ मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सब्जेक्ट जो होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको हेयर और देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। यहाँ देखो बुक्स था, हेयर लिखा है, आर लगाया बुक्स के कारण, यहाँ देयर था, अब हेयर देयर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं जो डिसाइड कर लेंगे भैया इधर आओ, इस ले आओ, ए तुम आर ले आओ, अरे कहाँ से लाओगे, पहले देख तो लो किसके लिए लगा रहे हो, कीज है तो प्लूरल। बात समझ गए, जैसा सब्जेक्ट हेयर और देयर के साथ वैसा ही हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। मूवीज, नॉवेल्स, टाइटल्स ऑफ बुक्स, ये सब सिंगुलर होते हैं भैया, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। आपने कहा मैंने देखी थी चमन छिपकली, चमन छिपकली आपकी एक बहुत फेवरेट मूवी है, चमन छिपकली इज माय फेवरेट मूवी, माय क्यों बोलो, तुम्हारी है ना, तुम ले लो, योर फेवरेट मूवी। तो भैया चमन छिपकली हो या चमन छिपकली हो, ध्यान रखना, उनके नाम हो सकते हैं प्लूरल, मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे राम एंड सन्स लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, कोई भी मूवी हो सकती है। तो मूवी और टाइटल ऑफ बुक, जैसे चेतन भगत की एक किताब है रेवोल्यूशन 2020 इज अ गुड बुक बोलेंगे, रेवोल्यूशन 2020 आर अ गुड बुक नहीं बोलेंगे। तो जो टाइटल्स नॉवेल्स ये है ना, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर ही लिए जाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। मतलब ये कैसे भी हो, अंडरस्टैंड कुछ भी नाम लिखा हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इनके साथ सिंगुलर लगेगी, क्योंकि इस पूरी किताब का एक ही नाम है ना, तो सिंगुलर, क्लियर। अब ये जिरंड क्या होता है बताया था ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आईएनजी फॉर्म वर्ब है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगेगा। क्या ऐसी कोई घटना यहां दिख रही, नहीं। जब यही आईएनजी फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट नहीं दिखते और ये साधारण वाक्यों में, मतलब फुल स्टॉप वाले वाक्यों में नाउन की तरह काम करे, तो मेरे लल्लो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जिरंड। मतलब आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब ही, पर काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, इसलिए ये क्या होते हैं, जिरंड कहलाते हैं। अब आप कहोगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सर आपने कहा कि यहाँ पे ये सिंगुलर है, मान लिया सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर,
तो यहाँ आर क्यों किए हो? अरे तो एंड से भी तो देख लो, यहाँ स्विमिंग इन द रिवर एक, और प्लेइंग गिटार आर माई हॉबीज, दोनों सब्जेक्ट है आईएनजी आईएनजी, पर जुड़े किससे हैं? एंड से। मतलब एक एक्शन यहाँ हो रहा है, एक एक्शन यहाँ हो रहा है। जब दो एक्शन होंगे मेरे लल्लो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरली आएगी ना। समझे मेरे शेरों? हाँ, अब जो बताया था ना, टू नो हर इज टू लव हर, उसको जानना ही उसको प्यार करना है। तो ये टू इन्फिनेटिव्स जब एंड से जुड़ते हैं ना, तो प्लूरल फॉर्म बनता है। इन्फिनेटिव बताए थे ना, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। जब सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब यहाँ पे ये वर्ब का काम करेंगे। सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे टू जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब का काम करेगा। बट जब आप उसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, तो फिर वो नाउन का काम करेगा। क्लियर? टू नो हर लिखा है ना, हर क्या है यहाँ पे? हर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, समझ गए? टू टॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, बात करना और च्युइंगम जमाना। और बताओ, कुछ लोग पान खा के करना और तो बढ़िया। हाँ, तो ये दोनों चीजें किसमें लिखी है? सब्जेक्ट के फॉर्म में। एक तो बात करना और एक तो चबाना, उसके लिए भयंकर वाली आपके पास स्किल होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये यहाँ पे है तो इन्फिनेटिव्स, पर काम किसका कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। और कोई दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा है? आई वी यू दे? नहीं ना। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इन्हें हम सब्जेक्ट बना के भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट के बाद रखते हैं तो ये वर्ब का काम है। क्लियर? एक और चीज मैंने पहले ही कहा था ना, कुछ वर्ड्स जो हैं अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाएं तो भी उनके बीच के समझौते को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे लिखा द मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, हैज होना चाहिए, इस कैसे लिखा? हैज क्लाइम्ड अ ट्री एंड हिड अमंग द ब्रांचेस। तो यहां पे द मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट हैज क्लाइम्ड अ ट्री एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द ब्रांचेस, यहां पे ये जो हु इज वेरी इंटेलिजेंट लिखा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको लगा दिया तो सोचो कि बीच में कोई दिक्कत आएगी, नहीं। क्लाइम्ड अ ट्री लिखा है तो ये जो है इसका वर्ब है ना, थोड़ा इस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। द मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट हैज, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी ये हटा दो। द मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट क्लाइम्ड अ ट्री एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द ब्रांचेस, ऐसा लिख लो। क्लाइम्ब का मतलब ही चढ़ना होता है, उसके बाद कुछ और नहीं लगता। ठीक, तो कहने का मतलब जैसे मैंने कहा था ना, राम अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, है ना। तो अभी राम है, अब अच्छा है बुरा है बोल सकते हो, लेकिन वर्ब तो यहाँ है ना। कोई असर पड़ रहा है क्या? तो ज्यादा चिंता काहे करते हो? एक और चीज, मेजॉरिटी आप सुनते हो ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा वैसा, तो मेजॉरिटी अगर अकेले यूज की गई है तो सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल होगी। देखो जैसे अ मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अ मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट। मान लो 100 लोग हैं, 80% लोग कह रहे हैं कि भैया तुम इनोसेंट हो, तो अ मेजॉरिटी सिंगुलर हो गया। अ मेजॉरिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आर राइट, खूब सारी लड़कियां हैं, उनमें मेजॉरिटी की बात करें, 300 लड़कियां हैं तो 250 लड़कियां सही हैं, तो प्लूरल हो गया ना। तो मेजॉरिटी सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है, समझ गए? हाँ, ये वाला भी देख लो, एवरी जो है सिंगुलर होता है, ईच भी सिंगुलर होता है, दोनों के साथ नाउन सिंगुलर होगी, भले एंड के साथ जुड़े, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ये पहले भी आप जानते थे, फिर से बता देता हूँ, ईच एवरी ये सिंगुलर होते हैं, भले ही दो सब्जेक्ट जुड़े इनके साथ तो भी वो भी सिंगुलर लिखे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इनवाइटेड, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज इनवाइटेड इन द क्लास यस्टरडे, प्रत्येक लड़का और लड़की को क्लास में इनवाइट किया गया था, ध्यान से सुनना है ना। नन ऑफ और नो, इसके भी स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं, और समय की थोड़ा कमी को देखते हुए मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप एक बार देख लें, है ना, कि नन का यूज जो है वो दोनों तरीकों से होता है ना। एक नन का ये हेल्पफुल होगा, थोड़ा गलतियां हैं यहाँ पे, वो मैंने सुधार दिया, आप देख सकते हैं। नन सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, नन प्लूरल के साथ भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि सर सिंगुलर कैसा होता है प्लूरल, अरे भैया दोनों में आ सकता है। आज से भ्रम निकाल दो कि नन केवल एक के साथ आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा। दोनों की कंडीशन यहाँ छाप दी है, ऐसे ही नो की भी कंडीशन छाप दी है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही
नाउन और वर्ब्स के साथ ये आ सकते हैं। कौन? नन भी और नो भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये सेशन, ये जरूर से कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू लाइक्ड इट देन यू कैन गिव योर थंब, मतलब मुझे मत दे देना वहां पे। ठीक है एंड ऐसा ही कुछ अमेजिंग और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे हर दिन हर रोज, और ऐसी ही मुलाकात चलती रहेगी। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।